हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कीर्ति नहीं है। कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम या दस कुमार चरितम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, दस कुमार चरितम। तो कादंबरी, हर्षचरितम तथा चंडी शतकम बाणभट्ट की रचनाएं हैं, जबकि दस कुमार चरितम महाकवि दंडी की रचना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या फिर नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा ले सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र है। अनुभव से तर्क की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, विशेष से सामान्य की ओर। तो जहाँ पर पहले उदाहरण देकर बाद में नियम बनाए जाते हैं, वहाँ अगनात्मक विधि होती है, और आगमन पद्धति में विशेष के आधार पर ही सामान्य का कथन या सामान्यीकरण किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड या ग्रामोफोन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, फ्लैश कार्ड। तो टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन श्रव्य उपकरण है, जबकि सिनेमा दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं, यानी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो उपकरण होते हुए भी शिक्षण के काम में नहीं आता, जबकि फ्लैश कार्ड जो है वो संस्कृत शिक्षण में काम आने वाली दृश्य सामग्री है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा, व्याख्या विधि द्वारा, मूल्यांकन विधि में या समवाय विधि में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, व्याख्या विधि में। संस्कृत शिक्षण में संस्कृत के अध्यापक को अध्यापन करते समय एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए, साथ शब्दों की व्युत्पत्ति भी बतानी चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, अगला प्रश्न गणित से संबंधित है। तो प्रश्न है, यदि 547.527 बटे 0.0082 का मान x है, तो 547.527 बटे 82 का मान क्या होगा। ऑप्शन है x बटे 10, 10x, 100x या x बटे 100। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, x बटे 10। तो दिया हुआ है कि 547.527 बटे 0.0082 बराबर x दिया हुआ है, यहाँ बराबर x है। तो अब इसको हम इधर गुणा कर लेंगे दशमलव हटाने के लिए। तो जब दशमलव हटाने के लिए गुणा करेंगे
तो हमारा आएगा इधर, चूँकि 3 अंक के बाद दशमलव हैं तो 1000 से ऊपर भी गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, और 10,000 से नीचे गुणा करेंगे तो ये नीचे का दशमलव हट जाएगा। तो आएगा हमारा 54, 75, 27/82। अब इसमें हमने जब गुणा किया इसको हटाने के लिए, तो जब हम इसको 1000 और 10,000 को काटेंगे तो बचेगा यहाँ 1/10, तो बराबर x/10 के होगा। तो जब 1/10 बचेगा और ये कट जाएगा, इसके x है, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ इसके बराबर x होगा, और 1/10 है तो 10 हो जाएगा, तो x/10 आंसर होगा। तो विस्तार से समझने के लिए या स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको थ्योरी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन है 50, 40, 45 या 35। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 45। तो प्रश्नानुसार माना कि कोण x है, तब इसका कोटि पूरक कोण जो है वो 90 - x होगा, और संपूरक कोण जो है 180 - x होगा। तो प्रश्नानुसार 180 अंश माइनस x बराबर 3 गुणे 90 अंश माइनस x के बराबर होता है। तो 180 अंश माइनस x बराबर, इसको जब गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, 270 अंश माइनस, और 3x में गुणा होगा तो 3x होगा। फिर उसके बाद में पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस x बराबर 270 माइनस 180 पक्षांतर कर देंगे, तो 2x बराबर 90 अंश बचा, तो x बराबर जब 2 से भाग करेंगे तो 45 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन है 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या 375 मीटर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 400 मीटर। तो रास्ते सहित पार्क की लंबाई जो हमारा है वो हमारा क्या है 50 मीटर है, चूँकि अंदर 45 है और ये 35 है, तो कुल मिला के 50 मीटर हो जाएगा। और अंदर अंदर हमारा ये चौड़ाई जो है ये 30 है, और इस रास्ते की चौड़ाई 2.5 मीटर है। तो इस प्रश्नानुसार हम रेखा चित्र बना लेंगे। उसके बाद तो इसको जोड़ेंगे तो 45 धन 2.5 धन 2.5, चूँकि इधर भी चौड़ाई और लंबाई है, उधर भी चौड़ाई लंबाई है, तो दोनों तरफ जुड़ेगा। तो 2.5 और 2.5 दोनों तरफ जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल 50 मीटर। अब फिर हम चौड़ाई इसका जोड़ेंगे तो 30 है चौड़ाई, और उसके बाद दोनों तरफ चौड़ाई भी, ये रास्ते का भी चौड़ाई दोनों तरफ जुड़ेगा, तो 2.5 धन 2.5 यानी ये 35 मीटर हो जाएगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, चूँकि लंबाई चौड़ाई हमें पता हो गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो 50 गुणे 35 और 35.45 गुणे 30 होगा। ठीक, तो चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तब इसको गुणा कर देंगे, ये माइनस होगा ना, हाँ ये घटा देंगे, तो 50 गुणे 35 माइनस 45 गुणे 30 होगा। चूँकि इस रास्ते में से, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल में से पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तभी तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। तो 50 गुणे 35 में से माइनस 45 गुणे 30, इसका क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल 50 गुणे 35 का 1750 होगा, और माइनस 45 गुणे 30 का 1350 होगा। तो जब 1750 में से 1350 घटाएंगे तो 400 मीटर होगा, 400 मीटर वर्ग होगा, यानी क्षेत्रफल इसका होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों में
2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे 30 60 90, 20 40 120, 40 60 80 या 30 90 60। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 40 60 80। तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 2:3:4 दिया हुआ है। तो माना कोण 2x 3x और 4x है। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो 180 अंश के, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो 180 अंश के बराबर होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 9x बराबर 180 अंश। अब x बराबर 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 20 अंश हो जाएगा। अब x का मान निकल आया तो इसमें जब मान रखेंगे जो हमने माना है यहाँ, तो हमारा मान निकल आएगा। तो 20 दूना 40 अंश आ जाएगा और 20 3 60 अंश और 20 चौक 80 अंश आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्त 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 224, 223, 221 या 225। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 221। तो प्रश्नानुसार हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो पहली संख्या हमें पता है 117, दूसरी संख्या हमें पता करना है और लासा हमें पता है 1989 और मासा भी 13 पता है। तो मान रख देंगे, उसके बाद दूसरी संख्या बराबर 117 से भाग कर देंगे तो दूसरी संख्या जब काटेंगे तो 221 आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर होगा। ऑप्शन है 37, 17, 27 या 27.5। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 27। तो आंकड़ों को अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे। तो अवरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो 15, 23, 23, 25, 25, 27, 40, 42 लिखेंगे। अब आंकड़ों का परिसर हमें निकालना है। तो आंकड़ों का परिसर बराबर होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। तो उच्च मान सबसे इसका 42 है यहाँ और निम्न मान इसका 15 है। तो 42 में से 15 घटाएंगे तो 27 आएगा। तो यही इसका परिसर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 50 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाभकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 घन मीटर है? ऑप्शन है 40,000, 60,000, 90,000 या 72,000। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 90,000। तो बक्सों की संख्या बराबर होता है गोदाम का आयतन बट्टे एक बक्से का आयतन। तो गोदाम का आयतन 60 गुणे 40 गुणे 30 बट्टे एक बक्से का आयतन होगा 0.8। तो जब भाग करेंगे तो आएगा 90,000। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, √3 - 1 बट्टे √3 + 1 बराबर a + b √3 हो तो ये तथा b का मान क्या होगा? ऑप्शन है 3 5, 4 - 3, 2 - 1 या 7 3। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 2 - 1। तो इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार सबसे पहले √3 - 1 बटे √3 - 1 बराबर लिखेंगे, ये नीचे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो बराबर ये प्लस b √3 इसमें दिया हुआ है और इसी से हम ये b का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे a + b √3 बराबर, इसको लिखेंगे इस साइड को पक्षांतर करके तो √3 - 1 बटे √3 + 1 गुणे, चूँकि हमें √3 + 1 को हटाना है यानी हर वाले को हटाना है तो इसलिए √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तभी ये हटेगा। अब चूँकि ये प्लस b और ये माइनस b का इस पर सूत्र लग जाएगा तो ये प्लस b ये माइनस b बराबर ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर वाले में
√3 - 1 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab। तो इस पर मान रखेंगे, सॉरी, तो जब मान रखेंगे, मान रखने के बाद में जब इसे काटेंगे तो 3 + 1 - 2 √3/3 - 1 आएगा। उसके बाद में इसको 3 + 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर -2 √3/3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। फिर आगे ये इसमें 4 और 2 में 2 कॉमन मिल रहा है तो अंदर बचेगा 2 - √3/2। 2 कट गया तो यहाँ बचा 2 - √3। तो इससे इसको तुलना करेंगे तो ये के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर 1 है, तो ये बराबर 2, b बराबर -1 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या अनुसंधान विधि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या होगा? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो यदि कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तब इसका अर्थ यह होता है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 1000 वाले 5 को सैकड़ा वाले स्थान पर रख रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर, 100√3 वर्ग सेंटीमीटर, 100√3/2 वर्ग सेंटीमीटर या 100√3/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो इस पर मान रखेंगे तो √3/4 गुणे भुजा हमारा है 20 का वर्ग हो जाएगा, दिया हुआ है। तो √3/4 20 गुणे 20 होगा। तो इसको जब गुणा करेंगे, इसको 4 से पहले भाग करेंगे, उसके बाद जब गुणा करेंगे तो 100√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है, के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 3:4, 9:1, 5:6 या 2:3। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 9:1। तो माना वृत्त की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे दोनों का अनुपात। तो 2πr1/2πr2 बराबर 3/4, चूँकि इसका 3 है और इसका 1 है। तो फिर त्रिज्या में अनुपात, तो इसको काट देंगे, यहाँ कट जाएगा 2π, तो R1/R2 बराबर 3:2 होगा। तो इसी प्रकार से हम क्षेत्रफल में भी अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल में अनुपात πi²1 सूत्र होता है, तो यह अनुपात πr²2 हो जाएगा। फिर पाई कट जाएगा तो R1 और R1² अनुपात R2² हो जाएगा। अब R का मान हमें पता है, तो 3² अनुपात 1², तो 3 त्रिका 9 और 1 × 9 1, 9:1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? तो इसका ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, कि 38, 25, 23 सेंटीमीटर, कि 36, 30 या 24 सेंटीमीटर, कि 25, 23 और या 21 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 36, 30 और 24 सेंटीमीटर। तो माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 6x, 5x और 4x है, चूँकि दिया हुआ है प्रश्न में अनुपात, तो मान लेंगे। और उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2LB + BH + HL होता है। फिर चूँकि संपूर्ण पृष्ठ हमें पता है, लिख देंगे, उसके बाद इसमें मान रखेंगे।
मान रखेंगे, उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो 2 का होल इंटू 30x² प्लस 20x² प्लस 24x²। जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा आपका 5328 दिया हुआ है। गुणा करेंगे तो 2 गुणे 74 गुणे x² बराबर 5328, फिर x², ये दोनों 2 गुणे 74 इसके बटे हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको काटेंगे, काटने पर हमारा x² बराबर 36 होगा और फिर इसको x बराबर लिखेंगे तो √36 होगा और फिर छकहक 36 आ जाएगा। तो अतः घनाभ की लंबाई 36 हो गया और चौड़ाई 30 और ऊंचाई 24। तो यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।